दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुरुकुल के मुख्य विभाग में प्रवेश। आकर्ष के पास भार्गव को हराने के दो तरीके थे। एक तो थी उसकी तलवार और दूसरा था उसका नाग योद्धा का रूप। उसने नाग योद्धा के रूप को चुना क्योंकि इसमें कम खतरा था। अगर वह अपनी तलवार को सभी के सामने उजागर कर देता, तब उसकी ताकत और महत्व को देखते हुए शायद अग्नि गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख भी आकर्ष को निशाना बनाने की कोशिश करता। जैसे ही आकर्ष ने अपना नाग योद्धा का रूप धारण किया, उसके शरीर की चमड़ी एकदम से कठोर होने लगी। उसके हाथ बदलने लगे। अंदर की हड्डियों की संरचना भी बदलने लगी। उसके हाथ के पंजे बड़े होने लगे और उनमें 9 उंगलियां प्रकट हो गई। प्रत्येक उंगली किसी बड़े नाखून के जैसी थी। यह नाखून ऐसे थे कि हड्डियों तक को एक प्रहार में काट सकते थे। पीठ पर गरुड़ पंख अभी भी मौजूद थे। सूर्य ऊर्जा और नाग ऊर्जा दोनों ही अब उसके शरीर का हिस्सा थी, तो एक साथ उनका इस्तेमाल करने में कोई भी मुश्किल उसे नहीं हो रही थी। इधर भार्गव अभी भी किसी जानवर की भांति आकर्ष को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। एक के बाद एक उसकी तलवारों के प्रहार आकर्ष के शरीर पर हो रहे थे, लेकिन उनमें से एक भी प्रहार ऐसा नहीं था जो आकर्ष की चमड़ी को भेदकर उसे जख्मी कर पा रहा था। क्लैंक! अचानक से आकर्ष ने अपना हाथ ऊपर किया और भार्गव की तलवार को पकड़ लिया। फिर एक ही झटके में उस तलवार को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। जब उसने यह प्रहार किया, तब जाकर उसकी यह नई पहचान सभी शिष्यों के सामने स्पष्ट रूप से उजागर हुई। अगर 7 उंगलियां वाला नाग योद्धा हो तो उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन यहाँ पर आकर्ष के हाथ में 9 उंगलियां थी। यह नागवंश में सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलता था। सभी शिष्यों को अच्छे से पता था कि कोई भी नाग अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार अपनी ऊर्जा को किसी को सौंप सकता है, जो आगे चलकर उसका वारिस या नाग योद्धा बनता है। 9 उंगलियों वाले नाग योद्धा दुर्लभ में भी दुर्लभ थे। जब भार्गव की नजर आकर्ष के हाथ पर पड़ी, तो उसकी आंखों में भी मौत का डर साफ नजर आने लगा। वह तुरंत आकर्ष से दूर चला गया। शायद उसे समझ में आ चुका था कि अब उसके जीतने की कोई भी संभावना नहीं है। उसका आखिरी समय आ चुका है। आखिर में उसने बस एक गहरी सांस ली और ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर आकर्ष से कहा, जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं आकर्ष। मुझे पता है यह गोली लेने के बाद मेरा भविष्य पहले ही खत्म हो चुका है। मेरे पास कहने के लिए कुछ ज्यादा शब्द नहीं हैं। तुम्हारे मन में जरूर यही सवाल चल रहा होगा कि तुम तो मुझे जानते नहीं हो, फिर मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करता हूं। इसका जवाब अब मैं तुमको दूंगा। बस जाने से पहले मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। मेरे परिवार वालों से कहना कि वह घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। अगर तुम मेरा यह काम कर देते हो तो इसके बदले में मैं भी तुम्हारी एक मदद करूंगा। तुम्हें पता है मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म करने क्यों आया? क्योंकि हमारे विभाग के एल्डर अजिताभ ने मुझे तुम पर प्रहार करने के लिए मजबूर किया। उसने मेरे परिवार को मारने की धमकी दी और मुझसे कहा कि अगर मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया तो वह मेरे परिवार को खत्म कर देगा। यह गोली भी मुझे उसके दबाव में आकर लेनी पड़ी। मुझे माफ करना आकर्ष। इतना कहने के बाद भार्गव ने आकर्ष के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और अपनी बची कुची ऊर्जा इकट्ठा करके अपने सिर पर प्रहार कर दिया। बूम! यह प्रहार इतनी ताकत से हुआ था कि भार्गव का सिर तरबूज की भांति फूट गया। वरिष्ठ भाई भार्गव! वरिष्ठ भाई भार्गव!
शिष्यों में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि भार्गव इस तरह से खुद को खत्म करने का रास्ता चुनेगा। सभी उसकी मदद के लिए उसकी तरफ दौड़े, लेकिन अब क्या किया जा सकता था? भार्गव पहले ही खत्म हो चुका था। आकर्ष अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर होकर खड़ा था। जाने से पहले भार्गव ने जो कुछ उससे कहा था, उसे जानने के बाद जहां एक तरफ उसे अजिताभ पर गुस्सा आ रहा था तो दूसरी तरफ भार्गव पर दया भी आ रही थी। उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मतलबी और स्वार्थी अजिताभ की वजह से उसका जीवन समाप्त हो गया। अजिताभ। आकर्ष गुस्से से उबल रहा था। अगर उसे पहले पता होता कि यह सब अजिताभ करवा रहा है तो वह भार्गव को बचाने की कोशिश करता। आकर्ष। गुरुकुल के चारों विभागों के 4 एल्डर भी भागते हुए वहां पर पहुंच चुके थे। चारों विभागों के शिष्य यहां पर आते थे तो हर विभाग की तरफ से कुछ एल्डरों को भी यहां पर भेजा जाता था। उन्हीं में से 4 एल्डर यहां पर आए थे। उन्हें लग रहा था कि भार्गव कहीं आकर्ष को कुछ कर ना दे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जो नजारा देखा उसके बाद तो उनके खुद के पसीने छूट गए। भार्गव का मृत शरीर जमीन पर पड़ा था और उनके सामने आकर्ष अपने नाग योद्धा के रूप में था, जिसके हाथ में 9 उंगलियां थी। शिष्यों के लिए वह नजारा जितना चौंकाने वाला था, एल्डरों के लिए वह उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। मुझे एल्डर सुंदर से मिलना है। चारों एल्डरों को वहां पर देख आकर्ष ने एक एल्डर से कहा। यह उसी के विभाग का एक एल्डर था और जिस एल्डर सुंदर की वह बात कर रहा था वह वही एल्डर था जो पहले दिन आकर्ष से मिला था, जिसने आकर्ष को टोकरी दी थी। उसकी बात सुनकर उसके विभाग के एल्डर ने उसको अपने साथ चलने का इशारा किया। अगर कोई दूसरा योद्धा होता तो कोई भी एल्डर उसको इतनी आसानी से जाने नहीं देता, लेकिन आकर्ष की पहचान जानने के बाद उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इस मामले को अब मैं आप पर छोड़ रहा हूं। अच्छे से इसकी जांच कीजिएगा। जाने से पहले आकर्ष ने वहां पर खड़े बाकी के 3 एल्डरों से कहा और उसके बाद उस चौथे एल्डर के साथ वहां से रवाना हो गया। कुछ ही देर में वो एल्डर आकर्ष को लेकर एल्डर सुंदर के पास आ गया। आकर्ष, तुम यहां? क्या हुआ? सब ठीक तो है? आकर्ष को एक एल्डर के साथ वहां पर आया देख एल्डर सुंदर ने गंभीर स्वर में पूछा। मुझे एल्डर विभीषण से मिलना है। क्या आप उन्हें यहां पर बुला सकते हैं? आकर्ष ने कहा। ठीक है। एल्डर सुंदर ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप एल्डर विभीषण को बुलाने चले गए। लगभग 10 मिनट बाद वह एल्डर विभीषण के साथ वापस लौटे। अगर कोई और एल्डर विभीषण को इस तरह से आने को कहता तो एल्डर विभीषण कभी नहीं आते, लेकिन आकर्ष की बात अलग थी। सबसे पहले तो उसके पास आसमानी रंग का चक्रमूल था और दूसरा कारण था आकर्ष से उनका रिश्ता। उनके लिए आकर्ष अब उनके एक दोस्त के जैसा हो गया था। इसलिए जैसे ही उन्हें पता चला कि आकर्ष ने उन्हें बुलाया है, वह तुरंत आकर्ष से मिलने आ गए। क्या हुआ आकर्ष? एल्डर विभीषण ने वहां पर आते ही आकर्ष से पूछा। इस पर आकर्ष ने विस्तार से बताया कि किस तरह से एल्डर अजिताभ ने भार्गव को मजबूर करके उसे खत्म करने का काम सौंपा था। एल्डर अजिताभ इतना गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था। मैं न्याय समूह के पास उसकी शिकायत करूंगा। उसकी इस हरकत के लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। एल्डर विभीषण ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। शिकायत से कुछ नहीं होगा। अभी के लिए ज्यादा जरूरी भार्गव के परिवार वालों को बचाना है। आप उनकी मदद कीजिए। आकर्ष ने एल्डर विभीषण से कहा। एल्डर विभीषण ने उसकी बात मानते हुए तुरंत अपने 2 साथियों को संदेश भेजा और उन्हें भार्गव के परिवार वालों का पता लगाकर उन्हें किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर भेजने को कहा।
साथ में वह खुद अजिताभ के बारे में शिकायत करने के लिए न्याय समूह के कार्यालय की तरफ रवाना हो गए। आकर्ष भी वापस अपने उस हवा में तैर रहे घर में आ गया और साधना करने बैठ गया। उसके नाग योद्धा के रूप को सारे शिष्यों और एल्डरों ने देखा था, जिस कारण से कुछ ही समय में यह खबर पूरे गुरुकुल में फैल गई। जब सभी को इस बारे में पता चल चुका था तो अजिताभ को कैसे पता नहीं चलता। 9 उंगलियों वाले नाग योद्धा को नागवंश में उनके सीधे वंशज के रूप में देखा जाता था। वैसे तो यहाँ के तीनों गुरुकुल काफी शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि नागवंश से दुश्मनी कर ले। कारण यह था कि नागवंश बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी था। कोई नहीं जानता था कि उनकी कुल ताकत कितनी है। अजिताभ को जब पता चला तो वह गुस्से से उबल पड़ा। आकर्ष की पहचान भी इतनी ज्यादा विशेष होगी इसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। अगर वो 9 उंगलियों वाला नाग योद्धा है तो पक्का निन्नतल से आया होगा, क्योंकि उच्चतल में ऐसे किसी नागवंश के योद्धा की विरासत है ही नहीं। मुझे इस बारे में कुशाग्र को बताना होगा ताकि वह उस आकर्ष का पता लगा सके। अजिताभ ने मन ही मन अपने आप से कहा। रही बात भार्गव और उसके परिवार वालों की तो उसको लेकर अजिताभ को कोई चिंता नहीं थी। जब उसने भार्गव को गोली दी थी उसके बाद वह भार्गव के सामने से गायब हो गया था। उस समय वो वापस अपने घर नहीं गया था बल्कि भार्गव के परिवार वालों से मिलने गया था। उसने पहले ही उन सबको खत्म कर दिया था। उसे पता था कि भार्गव कोई तो चालाकी करेगा, तो उसने दूसरी योजना पहले ही तैयार कर ली थी। बेचारे भार्गव को मरते समय भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा होगा कि उसका परिवार बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। वैसे अंदाजा तो आकर्ष को भी नहीं था कि उसके नाग योद्धा के रूप को देखने के बाद अजिताभ को उसकी पहचान के साथ साथ यह भी पता चल जाएगा कि वह निम्नतल से आया है। 2 दिन बाद एल्डर विभीषण आकर्ष से मिलने के लिए फिर से पहली खदान में आए। उन्होंने आकर्ष को बताया कि उनके साथी भार्गव के परिवार को बचाने के लिए गए थे, लेकिन जब वह वहां पर पहुंचे तो वहां पर उनका परिवार नहीं था। महल भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। सोचा नहीं था कि अजिताभ इतना ज्यादा निर्दयी होगा। क्या न्याय समूह उसे सजा नहीं दे सकता? आकर्ष ने पूछा। नहीं, पिछली बार की तरह हम कोई खबर फैलाकर उसे फंसा नहीं सकते। आखिरकार वह एक द्वितीय श्रेणी का एल्डर है। लेकिन हाँ, अगर तुम नागवंश को इस मामले में शामिल करवा लो तो अजिताभ को मृत्युदंड मिल सकता है, एल्डर विभीषण ने कहा। लेकिन मैं नागवंश के योद्धाओं को नहीं जानता, फिर उनको इस पूरे मामले में शामिल कैसे करूं? आकर्ष ने जवाब दिया। तब तो इसका मतलब हुआ कि तुम निम्नतल से आए हो, क्योंकि उच्चतल में कभी ऐसे किसी नागवंश के योद्धा की विरासत थी ही नहीं जो 9 उंगलियों वाले नाग योद्धा को जन्म दे, एल्डर विभीषण ने कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, एकदम से आकर्ष के चेहरे के भाव बदल गए। इस बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा? फिर तो अजिताभ को भी इस बारे में पता चल चुका होगा। आकर्ष ने गंभीर स्वर में अपने आप से कहा। किस बारे में अजिताभ को पता चल गया होगा? एल्डर विभीषण ने पूछा। एल्डर विभीषण, मुझे आपसे एक और मदद चाहिए। मुझे डर है कि निम्नतल में बैठे मेरे परिवार को कुशाग्र और अजिताभ निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। आप सिंह विभाग में जाइए और वहां पर निशांत नाम के एक व्यक्ति से मिलकर उसे यह टोकन दे दीजिए। साथ में सभी की नजरों से छुपाकर उसे किसी तरह से जल्द निम्नतल में भेजिए। बस मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए। जब सही समय आएगा तब मैं आपके इस एहसान को जरूर चुकाऊंगा, आकर्ष ने एल्डर विभीषण से कहा। अब एल्डर विभीषण को यह तो पता नहीं था कि आकर्ष किस तरह से एहसान को चुकाएगा,
लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आकर्ष बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा और उस समय उससे मिली एक भी मदद उनके लिए बहुत ज्यादा काम आ सकती है। एल्डर विभीषण के वहां से जाने के बाद आकर्ष वापस अपने घर में लौट आया और अपने विभाग की कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता का अभ्यास करने लगा। भानु के साथ मुकाबला करने के बाद इस दिव्य योग्यता को लेकर उसकी समझ काफी गहरी हो गई थी। उसे विश्वास था कि अगले 2 से 3 महीनों में वो इस दिव्य योग्यता में महारत हासिल कर सकता है। वैसे यह 2 से 3 महीने उसकी चौथी मंजिल के समय के अनुसार थे। बाहरी दुनिया के समय के अनुसार तो यह मुश्किल से 6 से 9 दिन होने वाले थे। एक बार अगर उसने इस दिव्य योग्यता में महारत हासिल कर ली तो वह मुख्य विभाग का शिष्य बन सकता था। 6 से 9 दिन का समय योद्धाओं के लिए कुछ भी नहीं था। आकर्ष जो शक्ति स्तंभ में साधना कर रहा था उसके लिए भी यह समय कुछ नहीं था। जब 6 दिन गुजर गए तब आकर्ष शक्ति स्तंभ से बाहर आया और मुख्य विभाग में जाने की तैयारी करने लगा। इन 6 दिनों में न सिर्फ उसने अपनी कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता में महारत हासिल की थी बल्कि अपनी बाकी सभी दिव्य योग्यताओं में भी थोड़ी थोड़ी वृद्धि कर ली थी। अब जब वह अपने विभाग की दिव्य योग्यता में महारत हासिल कर चुका था तो उसके लिए मुख्य विभाग में जाने के द्वार भी खुल चुके थे। अपने घर से बाहर निकलकर वह सीधा एल्डर सुंदर के पास आया। उनको इस बारे में जब उसने बताया तो एल्डर सुंदर पूरी तरह से चौंक पड़े। तुमने भी कच्छप विभाग की दिव्य योग्यता में महारत हासिल कर ली। एल्डर सुंदर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ ही दिनों में 2 ऐसे शिष्य सामने आ चुके थे जिन्होंने इस दिव्य योग्यता में महारत हासिल की थी। क्या अब मैं मुख्य विभाग में जा सकता हूं? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल, लेकिन मुख्य विभाग यहाँ बाहरी वातावरण से बिल्कुल अलग है। तो ऊपर के द्वीप पर स्थित है। जब तुम द्वीप से थोड़ा ऊपर जाओगे तो वहां पर तुम्हें मुख्य विभाग के एल्डर मिल जाएंगे। वह तुम्हें मुख्य विभाग में ले जाएंगे। एल्डर सुंदर ने आकर्ष से कहा। यह कहते हुए उन्होंने आकर्ष को उसकी जादुई अंगूठी भी वापस लौटा दी। अंगूठी मिलने के बाद आकर्ष बाहर की तरफ चल पड़ा। जैसा एल्डर सुंदर ने बताया था आकर्ष ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह द्वीपों से ऊपर उठकर मुख्य विभाग की तरफ बढ़ने लगा। काफी ऊंचाई पर आने के बाद उसे एक अलग ही प्राकृतिक नजारा देखने को मिला। यह एक बहुत बड़ा द्वीप था जिस पर रेत के अलावा और कुछ भी नहीं था। ऊंचे ऊंचे पठार और लाल रंग की मिट्टी। कहीं कहीं पर ज्वालामुखी भी थे जो सक्रिय थे। आकर्ष यह सब नजारों को देख ही रहा था कि तभी उसके सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। यह व्यक्ति मुख्य विभाग का एल्डर था। वहां पर प्रकट होते ही उसने आकर्ष से उसकी पहचान के बारे में पूछा, जिसके जवाब में आकर्ष ने अपने विभाग का नाम और आने का कारण बताया। साथ में उसने अपनी दिव्य योग्यता को भी प्रदर्शित किया। गुरुकुल का नियम था कि जो भी चारों विभागों की दिव्य योग्यता में महारत हासिल कर लेता था उसे परीक्षा देने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वह सीधे ही मुख्य विभाग के शिष्य बन सकते थे। उस एल्डर ने भी आकर्ष से आगे कोई सवाल नहीं किया और उसे मुख्य विभाग दिखाने लगा। सबसे पहले आकर्ष को मुख्य विभाग के शिष्यों में अपना नाम शामिल करवाने और विभाग के कपड़े लेने की जरूरत थी। हर विभाग के अपने अलग कपड़े थे। मुख्य विभाग के भी खुद के कपड़े थे। जब आकर्ष उस एल्डर के साथ मुख्य विभाग को देख रहा था तो उसे वहां पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिसे देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि यह मुख्य विभाग है, क्योंकि चारों तरफ लाल रंग की मिट्टी के रेगिस्तान के अलावा और कुछ भी नहीं था। काफी आगे आने के बाद आकर्ष को कुछ नए नज़ारे देखने को मिले। 4 विभाग जिनसे तुम आए हो वह गुरुकुल का बाहरी भाग है।
अब तुम जहां पर हो, यह गुरुकुल का मध्य भाग है। यहाँ पर ज्यादा इंसान नहीं है, लेकिन कुछ छोटे बड़े कबीले हैं जो अग्नि की पूजा करते हैं। वह भी हमारे अग्नि गुरुकुल का ही हिस्सा है। एल्डर ने आकर्ष से कहा। तो फिर गुरुकुल के मुख्य विभाग के शिष्य कहाँ पर है? आकर्ष ने पूछा। मेरे साथ आओ, एल्डर ने आकर्ष से कहा और उसे लेकर थोड़ी ऊंचाई पर आ गया। यहां से उसने ऊपर की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। आकर्ष ने जब उस दिशा में देखा तो पाया कि वहां पर काफी बड़ी मात्रा में द्वीप हवा में तैर रहे थे। यह सारे द्वीप दिख रहे हैं। यह है गुरुकुल के मुख्य विभाग के शिष्यों के रहने के स्थान। मुख्य विभाग के तृतीय श्रेणी के प्रत्येक एल्डर और प्रत्येक शिष्य के पास रहने के लिए अपना खुद का एक द्वीप है। अगर तुम्हें अपने लिए कोई द्वीप चाहिए तो या तो तुम्हारे पास नीले रंग का चक्रमूल और योग दीप्त मंडल का ऊर्जा स्तर होना चाहिए। अगर यह ना हो तो तुम्हारा ऊर्जा स्तर कम से कम शैल मंडल में होना चाहिए। केवल तभी ही तुम मुख्य विभाग के प्रमुख शिष्य बन सकते हो। बाकी सामान्य शिष्यों के रहने के लिए तो तुम्हें जगह ऐसे ही मिल जाएगी। उस एल्डर ने जवाब दिया। तो फिर गुरुकुल के सारे उच्च अधिकारी और गुरुकुल प्रमुख कहाँ पर रहते हैं? आकर्ष ने पूछा। उनके रहने का स्थान यहाँ से भी बहुत ऊपर है, उस एल्डर ने जवाब दिया और फिर आकर्ष को लेकर और ज्यादा ऊंचाई पर आ गया। लगभग 1 किलोमीटर ऊपर आने के बाद उस एल्डर ने हवा में तैर रहे कुछ और द्वीपों की तरफ इशारा किया। सबसे ऊपर एक बड़ा द्वीप था, उसके थोड़ा नीचे 5 द्वीप थे, उनसे थोड़ा और नीचे 10 द्वीप थे और उनसे नीचे 50 द्वीप थे। सभी साथ मिलकर एक बहुत बड़ी संरचना बना रहे थे। वह सबसे ऊपर वाला द्वीप गुरुकुल प्रमुख के रहने का स्थान है। वहीं पर वह साधना करते हैं। पिछले काफी समय से वह साधना में ही बैठे हैं। उस एल्डर ने आकर्ष से कहा। गुरुकुल प्रमुख के रहने का स्थान। यह सुनकर आकर्ष के मन में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। इस गुरुकुल प्रमुख के कारण ही उसकी पत्नी और उसकी बेटी को बंदी बनाया गया था। जब तक वो साधना में बैठा था तब तक वह दोनों जिंदा थी। एक बार उसके साधना से उठने के बाद कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि दिया और उसकी बेटी को क्या सजा मिलने वाली थी। आकर्ष तो उम्मीद कर रहा था कि वह गुरुकुल प्रमुख कभी भी साधना से बाहर न आए, लेकिन उसे भी यह बात अच्छे से पता थी कि यह संभव नहीं था। गुरुकुल प्रमुख के निवास स्थान के ठीक नीचे यह जो 5 द्वीप है, इनमें से 2 द्वीप तो गुरुकुल के 2 उप प्रमुखों के हैं और बाकी के 3 द्वीप गुरुकुल के 3 रक्षक एल्डरों के हैं। उस एल्डर ने आकर्ष को समझाते हुए कहा। इतने समय तक गुरुकुल में रहने के बाद उसे गुरुकुल के उप प्रमुखों और रक्षक एल्डरों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी थी। पूरे उच्चतल में यह 5 काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। ऐसा तो होना ही था क्योंकि यह गुरुकुल की ताकत का बहुत बड़ा हिस्सा थे। तीसरी कतार में जो 10 बड़े द्वीप हैं, यह गुरुकुल के 10 प्रथम श्रेणी के एल्डरों के रहने के स्थान है। लेकिन अभी उनमें से ज्यादातर तो साधना में बैठे हैं और जो साधना में नहीं है वह गुरुकुल की खदानों और 4 विभागों का ध्यान रख रहे हैं। तुम 4 विभागों से होकर यहाँ पर आए हो तो निश्चित रूप से तुम्हें यह तो पता ही होगा कि यह खदानें हमारे गुरुकुल के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। उस एल्डर ने आकर्ष से कहा। इस पर आकर्ष ने कोई जवाब तो नहीं दिया पर धीरे से अपना सिर सहमति में जरूर दिला दिया। यहाँ पर वह एल्डर जिन खदानों की बात कर रहा था, यह वह खदानें नहीं थी जिनसे होकर आकर्ष आया था। यह वह खदानें थी जहां पर पहले स्तर से ऊपर के योग मणि मिलते थे, जिन्हें परम स्तर का योग मणि भी कहा जाता था। गुरुकुल को जो ऊर्जा प्राप्त होती थी उसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं खदानों का था।
इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए प्रथम श्रेणी के एल्डरों को भेजा जाता था। सबसे आखिर में यह जो 50 द्वीप है, इनमें द्वितीय श्रेणी के एल्डर रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में तुम्हें अलग से बताने की जरूरत होगी। चलो, मुख्य विभाग के बारे में जो भी जरूरी जानकारी थी वह सब कुछ मैंने तुम्हें बता दी। अब मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूं जहां पर तुम अपना नाम दर्ज करवा सकते हो। एक बार अपना नाम दर्ज करवाने के बाद तुम पूर्ण रूप से मुख्य विभाग के शिष्य बन जाओगे। न सिर्फ तुम्हें यहाँ की पोशाक मिलेगी, बल्कि बाकी के 4 विभागों के शिष्यों से तुम्हारा पद भी बड़ा हो जाएगा। उस एल्डर ने आकर्ष से कहा और फिर उसे लेकर वापस नीचे उतरने लगा। इस समय आकर्ष जितना एल्डर की बातों पर ध्यान दे रहा था, उससे कहीं ज्यादा ध्यान अपने आसपास के वातावरण पर दे रहा था। विशेषकर उसकी नजर उन क्षेत्रों पर थी जहां से बचकर वह निकल सकता था या छुप सकता था। आज नहीं तो कल एक दिन तो ऐसा आने वाला था जब उसे गुरुकुल के सभी अधिकारियों के साथ लड़ना होगा। गुरुकुल के नियमों को उसने अच्छे से जान लिया था, तो उसे पता था कि जब गुरुकुल प्रमुख साधना से बाहर आएगा तो दिया और उसकी बेटी दोनों पर गुरुकुल के नियम लागू हो जाएंगे। उस समय पर उसके सामने 2 रास्ते होने वाले थे। या तो सामान्य इंसान बनकर गुरुकुल की नजरों में छुपा रहे, या फिर बगावत करके सामने आए और अपनी पत्नी व बेटी को बचाएं। अब यह तो बताने की भी जरूरत नहीं थी कि वह कौन सा रास्ता चुनने वाला था। तलवार की नई आक्रामक आभा। उस एल्डर के साथ चलते हुए आकर्ष थोड़ी ही देर में एक ऐसी जगह पर आ गया जहां पर शिष्यों की काफी बड़ी भीड़ खड़ी थी। यहां पर 1000 से ज्यादा शिष्य थे। मुख्य विभाग में आने के लिए योद्धा के ऊर्जा स्तर का नवमंडल के 3रे स्तर में होना जरूरी था। इस हिसाब से यह जो 1000 शिष्य यहाँ पर खड़े थे, यह सब के सब नवमंडल के 3रे स्तर से ऊपर के योद्धा थे। आखिर यहाँ पर मुख्य विभाग में शिष्य कितने हैं? आकर्ष ने उस एल्डर से पूछा। तुम जरूर इस भीड़ को देखकर उलझन में हो, है ना? उस एल्डर ने वापस सवाल किया। हाँ, आकर्ष ने जवाब दिया। यह जितने भी शिष्य तुम यहाँ पर देख रहे हो, यह वह शिष्य हैं जो कभी प्रमुख शिष्य नहीं बन पाए। शैल मंडल में प्रवेश करना सभी योद्धाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। यहाँ पर खड़े योद्धाओं में अधिकांश योद्धा तो ऐसे हैं जो पिछले कई हजार सालों से इस एक मंडल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी इनका ऊर्जा स्तर नव मंडल के चरम पर फंसा हुआ है। इनके अलावा कुछ ही शिष्य ऐसे हैं जो शैल मंडल के पहले स्तर के करीब पहुंच पाए हैं। इन सभी को मिलाकर मुख्य विभाग में कुल 2000 के लगभग शिष्य होंगे। उस एल्डर ने जवाब दिया। तो इन शिष्यों का होता क्या है? क्या यह पूरे समय ऐसे ही रहेंगे? आकर्ष ने पूछा। जब तक यह लोग शैल मंडल में प्रवेश नहीं कर लेते तब तक ना तो इन्हें प्रमुख शिष्य का दर्जा मिल सकता है और ना ही इन्हें 3य श्रेणी का एल्डर बनाया जा सकता है। अच्छा, इतनी सब बातें हो गई, लेकिन मुझे अभी तक यह पता नहीं चला कि तुम्हारा नाम क्या है। एल्डर ने पहले आकर्ष के सवाल का जवाब दिया और फिर आकर्ष से एक और नया सवाल किया। आकर्ष, मेरा नाम आकर्ष है। आकर्ष ने जवाब दिया। आकर्ष, तुम कच्छप विभाग के आकर्ष हो जिसने अपने विभाग के एल्डर अजिताभ को परेशान कर रखा है। सुना है तुमने 3 से 4 प्रकार की दिव्य योग्यताओं में भी महारत हासिल कर रखी है। उस एल्डर ने आश्चर्य से भरे स्वर में आकर्ष से पूछा। आपने मेरे बारे में सुना है? जवाब देने की जगह आकर्ष ने वापस उसी एल्डर से सवाल किया। बिल्कुल सुना है। अभी के समय गुरुकुल में उन योद्धाओं को छोड़कर जो साधना कर रहे हैं, बाकी सभी ने तुम्हारे बारे में सुना है। हर किसी को तुम्हारे बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, क्योंकि गुरुकुल में ऐसे ज्यादा शिष्य नहीं हैं
जो आते ही गुरुकुल के बाकी शिष्यों को मार दे। उस एल्डर ने जवाब दिया, लगता है आपने कुछ ज्यादा ही सुन लिया। फिर तो आपने यह भी सुना ही होगा कि मैंने उन सब को क्यों खत्म किया। आकर्ष ने पूछा, इस बारे में भी सुना है, तभी तो मैंने इसको लेकर तुम्हें कुछ कहा नहीं। वैसे तो हर एक शिष्य के बारे में तरह तरह की बातें होती है, पर तुम इकलौते ऐसे हो जिसके बारे में सिर्फ वही बातें होती है जो तुम करते हो। एल्डर ने जवाब दिया। इसी तरह की बातें करते हुए वो एल्डर आकर्ष को लेकर उस स्थान पर आ गया जहां पर वह अपना नाम दर्ज करवा सकता था। वहां पर एक मध्य अवस्था का आदमी बैठा था और पास में दो शिष्य खड़े थे। एल्डर नकुल, आप आज यहाँ पर? आप तो आज मुख्य विभाग की सीमा पर पहरा नहीं दे रहे थे। सामने बैठे मध्य अवस्था के एल्डर ने आकर्ष के साथ आए एल्डर की तरफ देखते हुए पूछा। एल्डर निर्मल, मैं बस इस शिष्य को यहाँ पर छोड़ने आया था। अब यहाँ पर मेरा काम समाप्त हो चुका है तो मैं वापस लौटता हूँ। लेकिन हाँ, आपसे निवेदन है कि इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आकर्ष के साथ आए एल्डर नकुल ने अपने सामने बैठे एल्डर से कहा और फिर वहां से रवाना हो गया। तो छोटे भाई, तुम्हारा पत्र कहाँ पर है? अपने विभाग प्रमुख का दिया हुआ पत्र मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा नाम दर्ज कर दूंगा। एल्डर निर्मल ने आकर्ष से कहा। असल में प्रवेश परीक्षा को होने में अभी थोड़ा समय था। अभी कुछ ही समय पहले भानु मुख्य विभाग में आया था, जिसने अपने विभाग की दिव्य योग्यता में महारत हासिल की थी। इस कारण एल्डर निर्मल को लगा कि आकर्ष शायद अपने विभाग के विभाग प्रमुख की सिफारिश पर यहाँ पर आया होगा। ऊपर से एल्डर नकुल ने भी जाने से पहले उनसे कहा था कि आकर्ष का विशेष ध्यान रखें। इससे उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि आकर्ष सिफारिश पर ही आया है। इसलिए उन्होंने आकर्ष से वह पत्र मांगा। एल्डर निर्मल, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरे पास ऐसा कोई पत्र नहीं है जो मुझे विभाग प्रमुख के द्वारा दिया गया है। आकर्ष ने जवाब दिया। हाँ हाँ, कैसी बात कर रहे हो छोटे भाई? अगर तुम्हारे पास पत्र नहीं है तो तुम यहाँ पर कैसे आए? अब यह मत कहना कि तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह तुम्हारे विभाग की दिव्य योग्यता है। एल्डर निर्मल ने हल्का हंसते हुए कहा। अब तो पास में खड़े दोनों शिष्य भी हंसने लगे थे। स्पष्ट था कि उनमें से कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि आकर्ष दिव्य योग्यता में महारत हासिल करके यहाँ पर आया है। आकर्ष ने अब की बार कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधा अपनी दिव्य योग्यता को सक्रिय किया, जिसके बाद तीनों को अपने सवाल का जवाब अपने आप ही मिल गया। जैसे ही उन्हें पता चला कि आकर्ष ने अपने विभाग की दिव्य योग्यता में महारत हासिल कर लिए, वह भी कच्छप विभाग की दिव्य योग्यता में, तो आश्चर्य के कारण तीनों के शब्द उनके गले में ही अटक गए। एल्डर निर्मल तो अपनी जगह से खड़े भी हो चुके थे। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? एल्डर निर्मल ने हैरानी से भरे स्वर में पूछा। मेरा नाम आकर्ष है। आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया। तुम आकर्ष हो? एल्डर निर्मल ने जैसे ही आकर्ष का नाम सुना, उनके चेहरे पर जो आश्चर्य का भाव था वह एक ही पल में गायब हो गया और उसकी जगह कर्कशता ने ले ली। इस परिवर्तन के पीछे कारण यह था कि उन्होंने आकर्ष के बारे में कुछ ज्यादा ही सुना था। अभी तक जो भी खबर उन्हें सुनने को मिली थी, उसके हिसाब से आकर्ष अपने से शक्तिशाली योद्धाओं को खत्म करने में बहुत ही ज्यादा निपुण था। यह एक प्रतिभाशाली योद्धा की निशानी होती थी। लेकिन आकर्ष इसमें अपवाद था। शक्तिशाली होने के बावजूद पूरे गुरुकुल के अधिकांश एल्डरों को अभी भी यही लगता था कि आकर्ष के पास सिर्फ पीले रंग का चक्रमूल है, जिस कारण से वह उसको गंभीरता से नहीं लेते थे। उन्हें पता था कि इस प्रकार के चक्रमूल के साथ
आकर्ष भविष्य में कुछ ज्यादा बड़ी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए तो शैल मंडल के करीब पहुंचना भी मुश्किल था, उसमें प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात थी। अब जब उसका भविष्य इतना सीमित था तो फिर कोई उसको गंभीरता से क्यों ही लेता। आकर्ष ने जब एल्डर निर्मल की आंखों में अपने लिए कर्कशता देखी तो पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि इसका कारण क्या है। वह इस बारे में कुछ पूछने वाला ही था कि तभी एल्डर निर्मल ने ही सामने से उससे कहा, यह तुम्हारा टोकन है, इसे रखो। अब से तुम मुख्य विभाग के शिष्य हो। रही बात तुम्हारे कपड़ों की तो उसका इंतजाम यह कर देगा। यह कहते हुए उन्होंने अपने पास में खड़े एक शिष्य की तरफ इशारा किया। इशारा मिलते ही शिष्य वहां से गायब हो गया और कुछ देर के बाद वापस लौटा। उसके हाथ में कुछ कपड़े थे। उसने वह कपड़े आकर्ष को सौंप दिए। धन्यवाद एल्डर। आकर्ष ने इसके लिए उनका आभार प्रकट किया और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने यह तो पूछा ही नहीं कि उसे रहना कहाँ पर है। इस बारे में पता करने के लिए वो पीछे मुड़ा और एल्डर निर्मल से पूछने की कोशिश की। लेकिन एल्डर निर्मल की आंखों में अपने लिए कर्कशता देख उसने अपना इरादा बदल लिया। वह चुपचाप वहां से रवाना हो गया। उसके वहां से जाने के बाद एल्डर निर्मल के पास खड़े एक दूसरे शिष्य ने उलझन भरे स्वर में पूछा, आपने उसे यह तो बताया ही नहीं कि उसे रहना कहाँ पर है। क्या मैं जाकर उसे इस बारे में बताऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके पास क्षमता होगी तो खुद ही पता लगा लेगा। ऊपर से यह मत भूलो कि उसका चक्र मूल सिर्फ पीले रंग का है। उसके जैसा व्यक्ति हमारे गुरुकुल के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसे मुख्य विभाग में ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। उस पर ध्यान देने से अच्छा है किसी प्रतिभाशाली शिष्य पर ध्यान दो। एल्डर निर्मल ने हल्के गुस्से से भरे स्वर में उस शिष्य को डांट लगाई। आकर्ष को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि सिर्फ उसका नाम जानकर एल्डर निर्मल ने उसके चरित्र और भविष्य का अंदाजा लगा लिया है। वैसे अगर उसे पता होता तो भी वह इसको लेकर कोई सवाल नहीं करता। जिस व्यक्ति से वह अभी थोड़ी ही देर पहले मिला है, उसकी गंभीरता से क्या लेना। उसका पूरा ध्यान तो अभी अपने रहने के लिए स्थान ढूंढने पर था। थोड़ी ही देर में उसे एक शिष्य से रहने लायक स्थान का पता चल गया। धन्यवाद बड़े भाई। आकर्ष ने उसका आभार प्रकट किया। कोई बात नहीं, हम एक ही गुरुकुल के शिष्य हैं। एक शिष्य की मदद करना दूसरे शिष्य का कर्तव्य है। उस शिष्य ने जवाब दिया। इतनी सी बात करके आकर्ष तो वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन उस शिष्य को अब एक दूसरे शिष्य ने रोक लिया। कौन था वह? उस दूसरे शिष्य ने पहले शिष्य से पूछा। पता नहीं, बस मुझसे पूछ रहा था कि मुख्य विभाग के शिष्य कहाँ पर रहते हैं। पहले शिष्य ने जवाब दिया। और? दूसरे शिष्य ने पूछा। और कुछ भी नहीं, बस उसने सवाल किया और मेरा जवाब सुनने के बाद चला गया। पहले शिष्य ने जवाब दिया। तुम्हें पता है वह कौन है? दूसरे शिष्य ने पूछा। नहीं। क्यों? तुम्हें उसके बारे में पता है? पहले शिष्य ने जवाब देने के साथ साथ सवाल भी किया। नहीं, पर जिस हिसाब से वो तुमसे सवाल पूछ रहा था और जिस प्रकार के उसने कपड़े पहन रखे थे, उससे मुझे लगता है कि वह कोई नया शिष्य है। इस समय पर वह विभाग में शामिल हुआ है तो पक्का किसी विभाग प्रमुख ने उसकी सिफारिश की होगी। तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितना सुनहरा मौका था। अगर तुम उससे दोस्ती कर लेते तो आगे चलकर वो तुम्हारे बहुत काम आ सकता था। दूसरे शिष्य ने जवाब दिया। और फिर क्या हो जाता? मुझे स्वार्थी दोस्त नहीं चाहिए।
अगर मुझे दोस्ती करनी होगी तो मैं बिना पहचान के करूंगा। उसकी पहचान देखकर अगर मैं दोस्ती करूंगा तो उसका तो पता नहीं, लेकिन खुद को खतरे में जरूर डाल दूंगा। पहले शिष्य ने कहा, तुम सच में पागल हो। एक बार जाकर कोशिश तो करो। यह मत भूलो कि विभाग के विभाग प्रमुख प्रथम श्रेणी के एल्डर होते हैं। ऐसे किसी एल्डर से अगर तुम्हारी पहचान भी हो गई तो बहुत बड़ी बात है। यह गुरुकुल में तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। दूसरे शिष्य ने पहले शिष्य को बहकाने की कोशिश की। अगर इतने ज्यादा फायदे मिल रहे हैं तो जाकर खुद कोशिश कर लो। मैं इस घटिया काम को कभी नहीं करने वाला। पहले शिष्य ने जवाब दिया। इधर आकर्ष उस शिष्य के बताने के बाद उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां पर सारे शिष्य रहते थे। यहां पर कुल 3000 के लगभग बड़े घर थे। मुख्य विभाग में अभी भी 2000 के लगभग शिष्य थे, जिस कारण से अधिकांश घर अभी भी खाली पड़े थे। यह घर चारों विभागों में मौजूद उन 10 घरों से तो कई गुना बेहतर थे। सबसे पहले तो प्रत्येक घर के भीतर बाहर की आवाज सुनाई नहीं देती थी, जिस कारण से कोई भी किसी को साधना के दौरान परेशान नहीं कर सकता था। लेकिन हाँ, अगर दरवाजे पर दस्तक दी जाए तो भीतर आवाज चली जाती थी। अभी के समय आकर्ष का लक्ष्य था अपनी तकनीक खड्गमानस के तीसरे स्तर में प्रवेश करना। उसका ऊर्जा स्तर अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ था, जिस कारण से वो अगले स्तर में सीधा प्रवेश नहीं कर सकता था। ऊपर से उसकी सारी दिव्य योग्यताएं भी महारत स्तर में पहुंच चुकी थी। तो अब अभ्यास के लिए बस यही एक तकनीक बच गई थी। जिस समय पर आकर्ष अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरे गुरुकुल में अब यह खबर फैल चुकी थी कि आकर्ष ने अपने विभाग की दिव्य योग्यता में महारत हासिल कर ली है। यह खबर अजिताभ तक भी पहुंच गई। उसने विभाग की शक्तिशाली दिव्य योग्यता में भी महारत हासिल कर ली और अब मुख्य विभाग का शिष्य बन गया है। अजिताभ ने गुस्से में अपने घर का सामान तोड़ते हुए कहा। जब भी वो आकर्ष के बारे में कोई खबर सुनता था तो गुस्से से उबल पड़ता था। बाकी सभी की तरह वह आकर्ष को हल्के में नहीं लेता था, क्योंकि उसे पता था कि आकर्ष के पास पीले रंग का नहीं बल्कि आसमानी रंग का चक्रमूल है। कोई बात नहीं। उसे क्या लगता है मुख्य विभाग में जाने के बाद वह मेरे चंगुल से बच जाएगा? अभी तो शुरुआत हुई है। मुख्य विभाग में मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सचिन तो तुम्हें निशाना बना सकता है। देखता हूं उसके प्रहार से तुम कैसे अपने आप को बचाते हो। अजिताभ ने एक कर्कश आवाज में अपने आप से कहा। जिस सचिन की वह बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त कुशाग्र का बड़ा बेटा था। जब आकर्ष ने गुरुकुल में आते ही कुणाल को खत्म किया था, उस समय सचिन आकर्ष से बदला लेने का सोच रहा था। लेकिन मुख्य विभाग में होने के कारण वह आकर्ष तक पहुंच नहीं पाया। एक बार मुख्य विभाग में प्रवेश करने के बाद शिष्यों को आसानी से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। बस इसी कारण से सचिन भी बाहर नहीं जा पाया और आकर्ष से बदला नहीं ले पाया। लेकिन अब जब आकर्ष खुद मुख्य विभाग में जा चुका था तो उसके लिए आकर्ष से बदला लेना काफी ज्यादा आसान होने वाला था। अब तक तो सचिन को पता चल चुका होगा कि आकर्ष मुख्य विभाग में आया है। बस कुछ ही समय की बात है, उसके बाद शायद मुझे आकर्ष की मृत्यु की खबर सुनने को मिल जाए। अगर सचिन ने उसे मार दिया तो मैं खुद जाकर उसे इनाम दूंगा। अजिताभ ने एक उत्साहित स्वर में अपने आप से कहा। अग्नि गुरुकुल में जो मुख्य विभाग था उसमें 2 प्रकार के शिष्य थे। एक तो थे सामान्य शिष्य और दूसरे थे प्रमुख शिष्य। सामान्य शिष्य वह थे जो गुरुकुल के चारों विभागों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मुख्य विभाग में आए थे, जबकि प्रमुख शिष्य वह थे जिनकी प्रतिभा के बल पर उन्हें मुख्य विभाग में शामिल किया गया था।
ऐसे शिष्यों की संख्या गुरुकुल में ज्यादा नहीं थी। अभी के समय मुख्य शिष्य 170 के लगभग थे। इनमें से कुछ तो वह थे जिन्होंने सफलतापूर्वक शैल मंडल में प्रवेश कर लिया था, और कुछ ऐसे थे जिनके पास नीले रंग का चक्र मूल था। वैसे गुरुकुल में नीले रंग के चक्र मूल वाले योद्धा ज्यादा नहीं थे। इनकी संख्या 10 के लगभग थी। एक तो खुद गुरुकुल प्रमुख थे। उसके बाद 2 उप प्रमुखों में से एक उप प्रमुख भी नीले रंग के चक्र मूल वाला था। 3 रक्षक एल्डरों में से 2 रक्षक एल्डर भी नीले रंग के चक्र मूल वाले थे। बाकी के जो उप प्रमुख और रक्षक एल्डर थे, उनके पास आसमानी रंग का चक्र मूल था, पर उसका रंग गहरा था, जिस कारण प्रतिभा के मामले में वह नीले रंग के चक्रमूल वाले योद्धाओं से ज्यादा पीछे नहीं थे। गुरुकुल के सभी प्रमुख शिष्य अपने व्यक्तिगत द्वीप पर रहते थे। ऐसे ही एक द्वीप पर एक बड़ा महल बना हुआ था। आज अचानक से उस महल का द्वार खुला और एक व्यक्ति बाहर निकला। अगर आकर्ष इस समय इस व्यक्ति को देख लेता तो वह शायद उसकी पहचान का अंदाजा लगा पाता, क्योंकि इस व्यक्ति का चेहरा कुणाल के चेहरे से काफी ज्यादा मिल रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि सचिन था। लगभग हो गया, बस कुछ समय की बात है, उसके बाद मुझे सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। सचिन ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा। एक प्रमुख योद्धा के रूप में उसका ऊर्जा स्तर शैल मंडल के पहले स्तर में पहुंचा हुआ था। उसने एक उच्च स्तर की गमय श्रेणी की दिव्य योग्यता में महारत हासिल कर रखी थी। अभी के समय वह एक उच्च स्तर की उग्र श्रेणी की दिव्य योग्यता में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। पिछले कई सालों से वह इसी की साधना कर रहा था, और अब कहीं जाकर उसे इसमें थोड़ी सफलता हासिल होनी शुरू हुई थी। उसे विश्वास था कि अगर वो एक बार और मन लगाकर साधना में बैठ जाए तो अब की बार उसे पक्का महारत हासिल होने वाली थी। काश कुणाल मेरी यह सफलता देखने के लिए यहाँ पर होता, सचिन ने अपने आप से कहा। जब उसे पता चला था कि उसके भाई को किसी ने खत्म किया है तो उसने इसको लेकर शिकायत की थी, लेकिन न्याय समूह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। न्याय समूह अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता था और उन्होंने फैसला सुनाया था कि सारी गलती उसके छोटे भाई कुणाल की थी। उसी ने पहले जीवन और मृत्यु के मुकाबले की चुनौती आकर्ष को दी थी। उसका खत्म होना गुरुकुल की नज़र में किसी भी प्रकार से गलत नहीं था, लेकिन कुणाल उसका छोटा भाई था और उसकी नज़र में चाहे उसका छोटा भाई कितनी ही बड़ी गलती क्यों न कर दे, उसके लिए हमेशा उसका छोटा भाई ही सही होने वाला था। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए सचिन अपने द्वीप से नीचे उतरा और बाहर की खबर लेने लगा। जब उसने शिष्यों की बातें सुनी तो उसकी आंखें कत्ल के भाव से चमक उठी। वह आकर्ष मुख्य विभाग का शिष्य बन चुका है। इस एक खबर ने सचिन के मन में बदले की भावना को फिर से जगा दिया। इसी दिन का तो वह इंतजार कर रहा था कि कब उसका दुश्मन मुख्य विभाग में आए और वह उसे खत्म करे। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब की बार जब वह साधना करके बाहर आएगा तो उसकी किस्मत उसका इस तरह से साथ दे देगी। तो तुम यहाँ पर आ ही गए। चलो अच्छा है। अब देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। गुस्से में दांत पीसते हुए सचिन ने अपने आप से कहा। इसके बाद वो सीधा उस स्थान की तरफ रवाना हो गया जहां पर सभी शिष्यों के घर बने थे। वहां पर उसने कुछ शिष्यों से आकर्ष के घर के बारे में पूछा। अब क्योंकि सचिन एक प्रमुख शिष्य था तो सामान्य शिष्य उसके शब्दों को नजरअंदाज नहीं कर पाए। उन्होंने उसे बता दिया कि आकर्ष का घर कौन सा है। उसके घर का पता चलते ही सचिन की आंखें चमक उठी। उसके कदम अपने आप आकर्ष के घर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उसके घर के सामने आने के बाद उसने आकर्ष को परेशान नहीं किया।
बल्कि घर के सामने ही पद्मासन की स्थिति में बैठकर आकर्ष के खुद से बाहर आने का इंतजार करने लगा। दरअसल गुरुकुल का नियम यह कहता था कि कोई भी शिष्य दूसरे शिष्य की साधना भंग नहीं कर सकता है, और मुख्य विभाग में तो यह नियम और भी ज्यादा कड़ा था। अगर कोई भी व्यक्ति किसी शिष्य की साधना को भंग करता है तो फिर चाहे उस व्यक्ति का पद किसी एल्डर का भी क्यों ना हो, उसे सीधा मृत्युदंड मिलता था। इसलिए सचिन बाहर बैठकर इंतजार करने लगा। वैसे गुरुकुल का एक नियम यह भी था कि कोई भी शिष्य दूसरे शिष्य को खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा गया था कि कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता है। इसी का फायदा उठाकर कई शिष्य अपने दुश्मनों को मानसिक रूप से इतना ज्यादा प्रताड़ित करते थे कि एक समय पर वह खुद को ही खत्म कर देते थे। अब अगर सचिन आकर्ष को अपाहिज नहीं करता, लेकिन हर रोज उसे मारता हो, तो गुरुकुल की नजर में इसे अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन जो चोट आकर्ष को लगेगी उसके कारण आकर्ष धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। सचिन भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन इसके लिए आकर्ष का खुद से बाहर आना जरूरी था। सचिन को इस समय पर कोई अंदाजा नहीं था कि आकर्ष कितने समय बाद बाहर आएगा। आकर्ष को कोई परेशान करने वाला नहीं था, तो वह अपना पूरा ध्यान अपनी तकनीक पर केंद्रित कर चुका था। इस तकनीक के अभ्यास में 1 महीने का समय गुजर गया। आकर्ष की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। इंतजार करते हुए 1 और महीना गुजर गया। इन 2 महीनों के समय में आकर्ष की अपनी तकनीक पर पकड़ मजबूत होती जा रही थी। आज तो उसके शरीर से एक आक्रामक आभा भी बाहर निकलने लगी थी, जिसने साधना में बैठे वरिष्ठ पिनाक तक का ध्यान तक अपनी तरफ खींच लिया। यह आभा इतनी ज्यादा तेज थी कि खुद वरिष्ठ पिनाक को 4थी मंजिल पर आना पड़ा। इतनी आक्रामक आभा! लगता है अपने मास्टर के द्वारा दी गई तकनीक में यह काफी जल्दी वृद्धि करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि इस बार इन्हें सफलता हासिल हो। अगर इन्होंने इस बार सफलता हासिल कर ली तो उनकी तकनीक इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि कम से कम इस दुनिया की कोई भी आक्रामक दिव्य योग्यता उनकी तकनीक के आगे फीकी लगने लगेगी। वरिष्ठ पिनाक ने एक उत्साहित स्वर में अपने आप से कहा। आकर्ष के शरीर से निकलने वाली अदृश्य ऊर्जा को महसूस करते हुए वह आकर्ष से ज्यादा खुश थे। उनकी नजर में अब आकर्ष पहले के जैसा कोई साधन नहीं था, बल्कि उनका सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति बन चुका था। वह आकर्ष पर अंधा विश्वास करने लगे थे। वैसे ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जितनी जल्दी आकर्ष की ताकत बढ़ने वाली थी, उनके शक्ति स्तंभ से आजाद होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा बढ़ने वाली थी। वैसे अब देखना यह था कि यह जो आक्रामक आभा आकर्ष के शरीर से निकल रही थी, यह उसे क्या फायदा पहुंचाती है।